अब अपना 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। जो अपन ने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना था ना, अब उसमें अपन एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है ना। उसमें तो अपन ने अभी सिंपल बनाया था। अब एडजस्टमेंट्स के मीनिंग क्या होते हैं? बिजनेस चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बिफोर दे मेक फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर, बट सम एरर्स कमिटेड इन द बुक्स दे नीड टू बी करेक्टेड एंड एडजस्टेड before ascertaining profit or loss of the business. Thus, adjustment is an accounting treatment. यहाँ से adjustment is an accounting treatment done for removing amount not revealed to current years. ठीक है ना? Including the items related to current year, correcting the errors in the books. Adjustments are done through journal entries passed in journal proper. These entries are called adjustment entries. जैसे अपन रेक्टिफिकेशन करते थे ना, उसकी तरह वही चीज़ बोल रहा है. Often adjustment are given in additional to information about the ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस. ठीक, जो भी मिस्टेक्स एरर्स हो जाती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए अपन एडजस्टमेंट के लिए एक जर्नल एंट्री पास करते हैं. और उसी एडजस्टमेंट को अब अपन इसमें कैसे शो करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसका? सबसे पहले टू रिकॉर्ड इनकम रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ईयर. मीन्स जो इनकम है अकाउंटिंग ईयर, इसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड, जिस ईयर का आप बना रहे उस ईयर से रिलेटेड अगर कोई इनकम है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे. टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस रिलेटेड, और उसी साल का कोई एक्सपेंसेस है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे. ठीक है ना. सेपरेटिंग एडवांस इनकम, इनकम है दैट बीन रिसीव्ड बाय द बिजनेस इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट एंटर्ड इन द करेंट ईयर. अब देखो, जब एडवांस में आपको कोई इनकम मिल जाती है तो उसको आप करेंट ईयर में ऐड नहीं करो, क्योंकि वो आने वाले साल के लिए मिली. एडवांस में मिली मीन्स आने वाले साल के लिए मिली है. इनकम टू बी शोन इन द करेंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल इनकम्स मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. अब देखो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं. क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, इन सब के एडजस्टमेंट होते हैं. तो सबसे पहले इन्हें क्लोजिंग स्टॉक का दिया है. तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या, ये तो अपन को पता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और एक अपना बैलेंस शीट में आता है, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस विच आर अनपेड, जो पे करने थे वो अभी तक पे नहीं किए गए हैं, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला जाता है. ठीक है ना. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे यहाँ पे इनने एग्जाम्पल दिया है. ठीक है ना. रेंट है मार्च का 2500 आउटस्टैंडिंग है और इलेक्ट्रिक चार्जेस 3000 आउटस्टैंडिंग है. तो इसकी तो इनने एंट्री बताई है. जो अपन एंट्री पास करते थे वो एंट्री है ना, ओमिशन की एंट्री थी. रेक्टिफिकेशन में जो करते थे ना वही. अब देखो रेंट अकाउंट में तो ये बताया है आउटस्टैंडिंग रेंट का कैसे अपन इसमें शो करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ बताया. देखो ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, है ना. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाएंगे, ट्रेडिंग में नहीं लेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट लिखेंगे और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग को. उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसको भी ऐड कर देंगे. ठीक है. और लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इसको अलग से शो करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट और इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से. तो जो भी आउटस्टैंडिंग होता है वो करंट ईयर के आइटम के साथ ऐड कर दिए जाते हैं. ठीक है ना. और प्रीपेड जो होते हैं वो आउटस्टैंडिंग का अपोजिट चलता है. प्रीपेड को क्या कर दिया जाता है? लेस कर दिया जाता है करंट ईयर के आइटम से. अब प्रीपेड क्या है? जो एक्सपेंस आपने पहले ही पे कर दिया है. ठीक है. तो उसको अपन लेस करेंगे. ये देखो लेस किया है अपन ने. इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रीपेड था, है ना, रेंट प्रीपेड था, लेस किया है. अब देखो, अब अपन ने क्या किया, उसको पहले ही दे दिया है तो अपने लिए वो फायदा है, एसेट्स है, तो वो एसेट साइड में आता है. ठीक है. लाइबिलिटीज़ है, जो बकाया है वो अपने कर्ज है क्योंकि अपन को उसको देना है. पर एसेट्स को अपन ने पहले, ये एक्सपेंसेस जो अपन ने पहले ही पे कर दिए, अब उसको पे नहीं करने की जरूरत, तो वो अपने लिए क्या बन जाते हैं? एसेट्स बन जाते हैं. अब अक्रूड इनकम का क्या रहता है? अक्रूड इनकम को भी बिल्कुल प्रीपेड इनकम की तरह इसको आउटस्टैंडिंग की तरह ऐड करते हैं. ठीक है ना. जो भी अपने अक्रूड इनकम होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड ऐड किए जाते हैं अगर है तो, नहीं तो अपन डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं. और ये बैलेंस साइड में भी एसेट साइड आएंगे. ठीक है ना. फिर अपना अनअर्न्ड इनकम है. अनअर्न्ड इनकम मीन्स जो अभी तक आपने कमाया नहीं है और वो आपको मिल चुका है. अक्रूड क्या होता है? जो कमा चुके हैं पर अभी तक मिला नहीं है, तो वो अक्रूड इनकम होता है. अनअर्न्ड जो अपन को मिल चुका है पर अभी तक उसके लिए अपन ने अभी कमाया नहीं है. ठीक है ना. तो अब ये क्या है? ये लेस करेंगे. ठीक है ना. क्रेडिट साइड से, जैसे रेंट आपने पहले ही आपको मिल गया है तो लेस करेंगे. कमीशन अनअर्न्ड है, लेस करेंगे. फिर ये लाइबिलिटी साइड शो होगा. ठीक है. ये इसके एडजस्टमेंट्स होते हैं सब. अब नेक्स्ट अपना आता है, ये डिफरेंस आप जरूर पढ़ना, अक्रूड और अनअर्न्ड इनकम का डिफरेंस. और इधर भी कहीं डिफरेंस होगा ना तो उसको भी आप पढ़ना. ठीक है. अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी बिजनेसमैन नीड्स टू वेरियस एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा. द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स आर रिड्यूस ड्यू टू यूज. देखो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूजेज. कंटिन्यूस यूज की वजह से
या पुराने होने की वजह से, फैशन में चेंज आने की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस जो फिक्स्ड एसेट्स रहते हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे लिखा था परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। वियर टीयर मतलब यूज़ करने की वजह से, तो जितनी वैल्यू उसकी घटती है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अब डेप्रिसिएशन क्या है, मशीन की वैल्यू को कम करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में मशीनरी का जिसका भी डेप्रिसिएशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया जाता है। फिर बैलेंस शीट में एसेट्स में से उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस करके फिर लिखा जाता है। जैसे मशीनरी आपकी 20,000 की थी, उसमें 1,500 अपना डेप्रिसिएशन आया, ठीक है ना, तो उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को अपन माइनस करेंगे तो 18,500 बाहर जाएगा, क्योंकि अब आपकी मशीन इतनी बची डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। उसी तरह फर्नीचर का है, ठीक। अब बैड डेट्स का क्या होता है, अब देखो बैड डेट्स मीन्स क्या होते हैं, द डेटर्स, देयर आर सम डेटर्स हु आर इनकेपेबल टू रिपे देयर डेट्स। अब ऐसे भी डेटर्स कौन होते हैं जिनसे पैसे मिलने वाले हैं, तो ऐसे डेटर्स जो अभी तक उनने अभी पे नहीं किया है और वो अनेबल है, पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। डेटर्स बिकम इररिकवरेबल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर। अब वो नहीं दे पा रहे तो उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गए, डेटर फ्लीइंग अवे, वो बाहर चला गया कहीं, डेथ हो गया, या फिर और भी कुछ दिक्कतें आ गई। तो अब इसमें भी बैड डेब्ट्स के देखो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होता है गुड डेब्ट्स। गुड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे डेटर्स थे सब ने हमको पैसे दे दिए, तो हमारे जो डेब्ट्स है वो क्या हो गए, गुड। गुड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, कर्ज। गुड कब हो जाएगा, जब जितने भी हमारे कर्ज थे वो सब में हमें पैसे मिल गए। अब बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो हमारे पैसे डूब गए, ठीक है ना। गुड मतलब जिसमें पैसे मिल गए, बैड मतलब जो डूब गए, जिसपे पैसा बिल्कुल नहीं मिला, डूब गया। और डाउटफुल डेब्ट्स क्या रहते हैं, डाउटफुल ये रहते हैं कि मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, ठीक है ना। डाउटफुल डेब्ट उसको बोला जाता है। लाइकली बैड डेब्ट, जैसे कि बैड डेब्ट्स है। तो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हमेशा अपन को बैड डेटर्स में से कुछ परसेंट अपन एक प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन क्यों बनाते हैं, जैसे अगर मान लो कम से कम 5% भी डेटर्स डूब गए हमारे, जैसे पैसे उनसे नहीं मिले, तो हम उस रिजर्व से निकाल के उस पैसे को यूज कर सकते हैं। इसलिए एक रिजर्व बनाते हैं डेटर्स के नाम से, ताकि भविष्य में जैसे कुछ परसेंट डेटर्स हमारे डूब जाएंगे, बैड हो जाएंगे, तो हम उस पैसे को यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका रिजर्व हमें बनाना पड़ता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो होता है, जो अपन रिजर्व बनाते हैं, ठीक है ना, डेटर्स पे। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से उस रिजर्व को माइनस किया जाता है। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दिया है, ये तो बैड डेब्ट्स थे। अब प्रोविजन दिया है, तो प्रोविजन में क्या करेंगे, यहाँ पे जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब वो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बैड डेट्स रिकवर क्या आता है, जो पैसे डूब गए थे अब वो रिकवर हो गए, ठीक है ना, डूबे हुए पैसे वापस रिकवर हो गए। कैलकुलेशन दिया है, सबसे पहले तो अपन क्रिएट करेंगे प्रोविजन 5% और अप टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% प्रोविजन क्रिएट किया, या फिर क्वेश्चन में जितना परसेंट बोला उतना परसेंट क्रिएट करना है। समटाइम्स द एडजस्टमेंट स्टेट ऑफ इंक्रीज द प्रोविजन, दिस मीन्स 5% अमाउंट ऑफ डेटर्स शुड। अब देखो कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि आपको डेटर्स पे बनाना है, तो आप जितने भी डेटर्स होंगे उनमें 5% बना दोगे। कभी कभी ये लिखा रहता है इंक्रीज करना है प्रोविजन को 5% से, मतलब जो पहले के जो प्रोविजन था उसमें और 5% और बढ़ाना है, तो ये होता है। फिर नेक्स्ट अपना है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द स्टेटेड अमाउंट, जितना अमाउंट दिया उतने का बनाना है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स है, ठीक है ना। अब इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है अपना। इसका एक क्वेश्चन दिया, अब यहाँ से देखो तो समझ में आएगा। देखो ये मैं इस क्वेश्चन 8 से ना इससे समझाती हूँ। ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है बैड डेब्ट्स 250 है और सैंडी डेटर्स हैं 12,000। अपन को प्रोविजन बनाना है डेब्ट्स पे, डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स पे 5% मीन्स 600, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस में पुराना डेब्ट्स क्या है, मीन्स जो डूब चुका है, ये बैड डेब्ट्स है। अब अपन ने जो प्रोविजन बनाया वो 600 का बना, तो 600 यहाँ लिखेंगे, तो दोनों का टोटल बाहर जाएगा, ठीक है, बैड डेब्ट्स के नाम के। अगर पुराना बैड डेब्ट्स है तो जो प्रोविजन है वो दोनों ऐड होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या होगा, जो टोटल अपने डेटर्स थे 12,000 से, उसमें से नया जो डेब्ट्स बना है उसको माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पैसा डूब चुका है, जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, इसको अपन कंसिडर कर चुके हैं। ध्यान रखना, जो ट्रायल बैलेंस में शो होता है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा रहता है, उसका मतलब ये है उन सबको अपन कंसिडर कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ इसी को अपन लेस करेंगे डेटर्स में से बैलेंस शीट में, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया अपना। अब सेकंड केस में क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स है 150, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब देखो इसमें प्रोविजन नहीं था, अब इसमें अब प्रोविजन भी बना हुआ है 350 का, और डेटर्स हैं अपने 12,100 के। एडजस्टमेंट इनने दिया है
फर्दर बैड डेब्ट्स मीन्स इतने बैड डेब्ट से बाद में पता चला कि और बैड डेब्ट्स हैं जो डूब चुके हैं, मीन्स फर्दर बैड डेब्ट्स क्या होता है, कुछ और अमाउंट डूब गए। तो फर्दर बैड डेब्ट्स है 100 रुपीज़ का। अब अपन को मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5%। अब 5% अपन को डेटर्स पे प्रोविजन बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सेकेंड केस में, इसमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले जो अपना बैड डेब्ट्स अपन लेंगे, जो हमारा क्या था 250 जो आया है, ये वाला 250 कैसे हुआ, ये वाला प्लस ये वाला 250 हो गए। बैड डेब्ट्स में ऐड कर देना, यहाँ पे नहीं लिखा नहीं है, इनने एक साथ लिख दिया। आप चाहो तो 150 लिख के फिर यहाँ पे ऐड कर दो फर्दर बैड डेब्ट्स, तो अपन 250 हो गया बैड डेब्ट्स। अब उसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, ठीक है ना, ये न्यू प्रोविजन निकालेंगे अपन 5%, ठीक है। तो 5% कैसे आएगा, इसका निकाला होगा 12,100 का। एक मिनट निकाल के देख लेते हैं, 25/100 605 आ रहा है। अच्छा हाँ देखो, ये 600 कैसे आएगा, आपके पास डेटर्स थे 12,100, ठीक है ना। इसमें से ये वाले बैड डेब्ट्स माइनस हो चुके हैं, पर जो और बैड डेब्ट्स थे ये माइनस नहीं हुए, तो पहले इसको अपन माइनस कर लेंगे। तो अब जो अमाउंट बचेगा उस पर प्रोविजन निकालेंगे। तो 12,000 पे 5% निकालेंगे तो अपना आ जाएगा 600। न्यू प्रोविजन ऐड कर देंगे और ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देंगे, क्योंकि अब अपन ने नया प्रोविजन बनाया है इसलिए। तो पुराने प्रोविजन को हटा देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 500 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, बैलेंस शीट में डेटर्स में से जितना टोटल अमाउंट डेटर्स का वो लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे जो फर्दर बैड डेब्ट्स है उसको, और लेस करेंगे जो न्यू प्रोविजन आया है उसको, ठीक है ना। ये न्यू प्रोविजन को लेस कर देंगे, ये देखो फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन को लेस किया तो 11,400 आएगा, ठीक है। आए समझ में, यानी जो बीच बीच में बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये बैड डेब्ट्स प्रोविजन अकाउंट है ना, बनाया ना, इसको रहने दो। फिर थर्ड केस में देखो, बैड डेब्ट्स अपने 400 हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 350 है, सन्डी डेटर्स हैं इतने 12,100। एडजस्टमेंट्स दिया है, इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स टू 5%। अब अपन को डेटर्स का प्रोविजन जो 350 था उसको बढ़ा के उसको 5% तक बढ़ाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट 12,100 का अपन 5% निकालेंगे तो 605 आएगा। शॉर्टेज कितने की हो रही थी, 350 में से 605 आप माइनस करोगे, ठीक है। तो देखो ये देखो, तो कितने की शॉर्टेज हो रही थी, इसमें इनने ऐड किया है, प्रॉफिट एंड लॉस है ना ये रहा। हाँ, क्वेश्चन थर्ड कौन सा था, यही वाला है। 5% डेटर्स भी बनाएंगे तो 605 आएगा। अब यहाँ पे अपन बैड डेब्ट्स लिखेंगे, देखो इनने यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट ये बना के डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, तो इसको मैं करके बताती हूँ। सबसे पहले अपन ये 400 में से क्या ऐड करेंगे, न्यू प्रोविजन, ठीक है। तो 400 में ऐड कर देंगे 605, फिर माइनस कर देंगे ये इसको 350, तो 655 आ गया। इस 655 को अपन ने इनने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है ना। इस 65 को अपन कहाँ ले लेंगे, यहाँ पे प्रोविजन में, और जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो डायरेक्ट ये जितना अमाउंट आया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी प्रोविजन था। अब अपन को बोला कि 5% तक बढ़ाना है, तो इसमें से ये ऐड करना, फिर ये वाला माइनस कर देना, क्योंकि ये तो अपना बना ही दिया ना, ये एक्स्ट्रा बन जाएगा इसलिए। अब फोर्थ केस में दिया है बैड डेब्ट्स 300 है, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स है 350, सन्डी डेटर्स हैं 12,100। इंक्रीज करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स बाय 5%। अब देखो, अब 5%, इसमें बोला था 5% तक बढ़ाना है, इसमें बोल रहे हैं 5% से बढ़ाना है, ठीक है ना। तब इसमें क्या करेंगे, फोर्थ केस में 5% से बढ़ाना है, तो जितना बढ़ाना है उतना ही लिख देंगे। यहाँ पे 605 लिखा है, तो यहाँ पे इन्हें 605 लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है ना। देखो पहले अपने थे 300 में ऐड कर देंगे
605, तो 905 हो जाएगा और ये माइनस कर देंगे 350, 905 माइनस 350, तो ये अपना आया 8,555 आ रहा है। फोर्थ केस का ये रहा। यहाँ पे अपन 605 ही लेंगे जितने से अपन ने इंक्रीज किया है ना, 605, और वहाँ पे 350 जो पहले था वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो न्यू बनाया है वो, और पुराना बैड डेब्ट्स है वो माइनस करेंगे, तो 655 अपना ऐसा आएगा। ठीक है ना, मीन्स यही उसी की तरह करना है। अब इन दोनों डेब्ट्स को अपन यहाँ पे ऐड करेंगे, जो पुराना था वो और जो 6% 5% बना है वो। क्यों? क्योंकि इसमें अपन को बढ़ाना है 5% से। तो 9605 प्लस 350, उसमें से लेस करेंगे अपन 300 को, तो ये अपना आ गया 655। ठीक, फिर नेक्स्ट केस है बैड डेब्ट्स 50, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 350, सन्डी डेटर्स हैं 5000। 50 बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन है 350, डेटर्स 5000 दिए हैं। प्रोविजन मेंटेन करना है डेटर्स पर 5%। ठीक है, 50 केस है। और इसमें क्या करेंगे अपन, अब देखो अपन प्रोविजन बनाते हैं। पहले 5% का अपन 5% निकालेंगे, है ना, 5000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 250 आएगा, है ना। देखो निकाल के बताते हैं। 5000 का 5% प्रोविजन निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। और अपन ने प्रोविजन बना के कितने का रखा है, 350 का। तो प्रोविजन ज़्यादा बना के रखा है अपन ने, तो जितना ज़्यादा बना के रखा है अब उसको कम करेंगे, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 कितने से 50। अब 50 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे अपना फर्दर बैड डेब्ट्स भी था, तो ये अपना 100 रुपये, देखो 150 हमारा कितना 100 रुपीज़, सॉरी 100 रुपीज़ हमारा एक्स्ट्रा बच रहा था, तो उस 100 रुपीज़ में से पहले ये बैड डेब्ट जो डूबा हुआ है उसको माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचा 50 रुपीज़ उसको अपन ट्रांसफर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है ना। और बैलेंस शीट में क्या होगा, डेटर्स में से जो नया प्रोविजन था सिर्फ उतने को ही माइनस करेंगे पूरे 5000 में से। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जब डिस्काउंट मतलब डेटर्स पे डिस्काउंट देना है तो। ठीक है, तो डिस्काउंट और डेटर्स बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होते हैं। ठीक है ना। क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं मीन्स क्रेडिटर से कम पैसे मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कम पैसे देना है सॉरी क्रेडिटर्स को अपन को, और यहाँ पे ये लेस कर देंगे क्रेडिटर्स में से। मैनेजरियल कमीशन है, कमीशन मिलता है वो। अब नॉर्मल लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब एडजस्टमेंट है। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आते जाएगा। मेन उधर के थे, ठीक है ना, इधर जो मैंने जहाँ तक बताया वो ज़्यादा थे। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे कैसे एडजस्टमेंट होते हैं, इन्हें फॉर्मेट में समझाया है। ओपनिंग स्टॉक है, ये तो इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, सिंपल है। परचेज दिया है, परचेज में लेस करते हैं रिटर्न। यदि कोई गुड्स है ड्राइंग किया है तो वो इधर एडजस्ट करते हैं, लेस करते हैं। अगर कोई चैरिटी में दिया तो वो भी इधर लेस किया जाता है। ठीक है ना। वेजेस में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में अगर प्रीपेड है फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो वो लेस किया जाता है। देखो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड लेस करेंगे। कैरेज आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे। यहाँ पे सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इतने एडजस्टमेंट होते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में देखो क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। रेंट पेड है तो आउट ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर रेंट है और अक्रूड है तो ऐड करेंगे, अनअर्न्ड है तो लेस करेंगे। अक्रूड मीन्स जो मिलना है, ठीक है ना, ऐड कर देंगे। और अनअर्न्ड मीन्स पहले ही मिल चुका है तो लेस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीपेड ही होता है ज़्यादातर, ठीक है, तो लेस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट भी प्रीपेड होता है, लेस करेंगे। कमीशन अर्नड अनअर्न्ड है, ठीक है ना, जो कमाए नहीं अभी तक कमीशन, तो लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल इधर आ जाता है। डिस्काउंट में न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है ना, आपको डिस्काउंट रिसीव है और आपको पता चल रहा है कि क्रेडिटर्स को आपको और कम पैसे देने, तो इसमें ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन का तो सिंपल होता है। अब इंटरेस्ट के ऐड करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो दोनों ऐड करेंगे। बैड डेब्ट्स का देखो इनने यहाँ पूरा दिया है। अगर बैड डेब्ट्स में फर्दर बैड डेब्ट्स है तो ऐड करना। न्यू प्रोविजन है, अगर बनाएंगे न्यू प्रोविजन तो ऐड करेंगे, और लेस करेंगे कोई पुराना प्रोविजन है तो। और यदि बैड डेब्ट्स रिकवर है तो उसको लेस करेंगे, ठीक है ना।
और अगर डिस्काउंट अपन ने अलाउ किया है तो जैसे न्यू प्रोविजन में आया डिस्काउंट अलाउ करना डेटर्स को तो वो ऐड करेंगे और ओल्ड प्रोविजन में जो था उसको लेस करेंगे। ठीक है, और कोई अदर एक्सपेंसेस है वो हो गए। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स का दिया इनने वही से। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट है तो वो ऐड करेंगे, बिल्स पेबल और लोन में जैसे इंटरेस्ट है ऐड करेंगे, क्रेडिटर्स में डिस्काउंट है तो लेस करेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ऐड करना है, बिल रिसीवेबल डेटर्स में ये अपना न्यू बैड डेब्ट्स है वो अपन ऐड करेंगे, लेस करेंगे जो रिजर्व था अपना ओल्ड, है ना। ये सब दिया है एडजस्टमेंट। सब देखो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जितने से आउटस्टैंडिंग है वो सारा रिकॉर्ड करेंगे। वेजेस है तो वेजेस, कैरेज, ये सब इसमें इधर आ जाएगा। और जितने भी प्रीपेड हैं वो इधर आ गए, अक्रूड इधर आ गया, है ना, अनअर्न्ड ये सब। अब कैपिटल में क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऐड करेंगे, ड्राइंग लेस करेंगे, यदि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो लेस करेंगे, गुड्स किसी को दिया है तो वो लेस करेंगे, जैसे गुड्स का ड्राइंग किया है ना तो वो लेस करेंगे। फिर अपना जो अमाउंट आएगा वो इधर शॉर्टेज आई तो नेट लॉस है, ठीक है ना, इफ एनी तो नेट लॉस। ये सब इन्हें आइटम्स दिए हैं, तो जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे ना तो और अच्छे से अपन को समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इन्हें क्वेश्चन दिया है, मैं इलस्ट्रेशन समझाती हूँ आपको भी, ठीक है। ये इन्हें ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक। अब ये एडजस्टमेंट दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट वाले में यहाँ पे कभी नहीं शो होता है, ट्रायल बैलेंस में अलग से एडजस्टमेंट में दिया रहता है। क्लोजिंग स्टॉक है 5000 का, वेजेस 50 एंड सैलरीज अनपेड है। अनपेड है मीन्स आउटस्टैंडिंग है। 150 इंटरेस्ट इज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड है इन्वेस्टमेंट पे। क्रिएट करना है प्रोविजन 5% डेटर्स पे, डाउटफुल डेट्स का 10% बनाना है, ठीक है ना। चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 5% बिल्डिंग में। अब अपन बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ओपनिंग ले लेंगे जैसे था वैसे ही, ओपनिंग स्टॉक परचेज में से लेस करेंगे, कोई रिटर्न है तो यहाँ पे रिटर्न दिया है इनने, है ना, ये दिया ना रिटर्न, लेस किया अपन ने। सेल्स है, सेल्स में रिटर्न नहीं है तो एज इट इज लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से लेके लिख दिया अपन यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। अब वेजेस में आउटस्टैंडिंग था तो आउटस्टैंडिंग ऐड किया है देखो, और बाहर जाएगा इतना। फिर अपन ने टोटल किया तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर यहाँ ट्रांसफर किया अपन ने बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8350। अब सैलरीज लेंगे, सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग था 100 रुपीज़ तो ऐड किया 400 आया, और बाकी आइटम्स में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज़ उसको अपन रिकॉर्ड करते जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये अब देखो यहाँ तक तो अपन ने एज इट इज़ रिकॉर्ड किया। अब बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन निकालना था, तो बिल्डिंग कितने की थी आपकी, बिल्डिंग 15,000 की, तो 15,000 का 5% निकालेंगे तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन आया अपना 750। अब बैड डेब्ट्स पहले से थे अपने, कुछ पैसे डूबे हुए थे पहले से 100 रुपीज़, और अपन को प्रोविजन बनाना है 10% डेटर्स पे। तो 100 रुपीज़ में ऐड करोगे आपका जो प्रोविजन बना है वो, इनने क्या किया अलग अलग किया। आप चाहो तो यहाँ लिख के 100, यहाँ 400 लिख के बाहर 500 लिख सकते हो, ठीक है। कमीशन, इंटरेस्ट, अब देखो ये दोनों तो थे, कमीशन और रेंट, है ना, कमीशन रेंट इधर थे। अब ये अक्रूड इंटरेस्ट कैसे आया, इन्वेस्टमेंट पे अपन को निकालना है ना, याद दिया ना, अक्रूड है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का 150, तो यहाँ अक्रूड इंटरेस्ट 150 के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। फिर टोटल करेंगे दोनों साइड का तो ये अपना आया नेट प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक। अब बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट, सबसे पहले तो जो आउटस्टैंडिंग है वो लिख दो, वेजेस था आउटस्टैंडिंग, सैलरीज थे, जितने अमाउंट से आउटस्टैंडिंग था वो लिख दिया। क्रेडिटर्स में कुछ नहीं था एज इट इज लिख दिया, बिल्स पेबल पे कुछ नहीं था एज इट इज लिख दिया। अब कैपिटल था, कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस करेंगे ड्राइंग। कैश में कुछ भी नहीं था, इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, इन्वेस्टमेंट था आपका 150 का, तो आप इन्वेस्टमेंट में चाहो, इनने क्या किया है वहीं यहीं 150 लिखा और अक्रूड इंटरेस्ट अलग से लिख दिया, तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐड करके भी लिख सकते हो या अलग से भी लिख सकते हो अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है ना। डेटर्स में से जो न्यू प्रोविजन बना था 400 का, सिर्फ उसको माइनस करेंगे, ठीक है। फिर बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अमाउंट बाहर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, फिर टोटल करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। अब आए समझ में, तो सबसे पहले आप इसके सारे इलस्ट्रेशन बनाना, जब इलस्ट्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, तब फिर जाके आप न्यूमेरिकल बनाओगे, ठीक है। ये और क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें सब तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे इलस्ट्रेशन में। अब एडवांस प्रॉब्लम में थोड़े ज़्यादा एडवांस वाले आ गए, ठीक है, इसमें इतना ही है।